नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की भाग 4 की सीरीज़ में पहुंच गए हैं। हमारी सीरीज़ का भाग चौथा है। आज हम ऐतिहासिक काल का पहला भाग यहाँ पर पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। अभी हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, जो कि पौराणिक काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो काल है आदि ऐतिहासिक काल, इसका पूरा जो इतिहास है वो पुराणों जो हमारे हैं उन पर निर्भर है। इसलिए इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस काल को पौराणिक काल भी बोला जाता है, तो पौराणिक काल बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल को। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? तो उत्तराखंड के बारे में जो प्रथम उल्लेख है या उत्तराखंड का जो पहला वर्णन किया गया है वह ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में इसको देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी इसको बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऋग्वेद में ही यह बताया गया है कि उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही गढ़ बनाना एक आम बात थी। ठीक है फ्रेंड, गढ़ जो होते थे वो उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही हैं। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि एक असुर राजा था संबर, जिसके यहाँ पर 100 गढ़ थे। ठीक है फ्रेंड, जिनको इंद्र ने और सुदास ने नष्ट किया था। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके गढ़ थे, किसने नष्ट किया। ठीक है फ्रेंड, और किस में वर्णन है, तो ऋग्वेद में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द यूज़ किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे उत्तराखंड के लिए औषधि प्रस्थ, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? उत्तराखंड के लिए औषधि प्रस्थ ये कहा गया है जो कुमार संभव है। ठीक है फ्रेंड, कुमार संभव कालिदास की जो रचना है उसमें उत्तराखंड के लिए औषधि प्रस्थ कहा गया है। ऐसे ही किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु कहा गया है? तो वह है ऐतरेय ब्राह्मण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य, देखिए पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं मैक्सिमम, तो पाली भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, और इन बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल एवं कुमाऊं के लिए क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में देखो, जो हिमालय का क्षेत्र था उसको 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला क्षेत्र था हमारा नेपाल खंड, दूसरा कश्मीर खंड, जालंधर खंड, केदार खंड और मानस खंड। इन 5 खंडों में विभाजित किया गया था। उसके जो 2 खंड हैं केदार और मानस, इनको मिलाकर बना उत्तराखंड। ठीक है, केदार खंड कहा गया है गढ़वाल को और मानस खंड कहा गया है कुमाऊं को। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इंडिविजुअली भी कि गढ़वाल के लिए क्या कहा गया है, तो गढ़वाल के लिए कहा गया है केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड। अगला प्रश्न है, सभ्य मानव का मूल स्थान, ये किसकी पुस्तक है? तो देखिए, सभ्य मानव का मूल स्थान, ये किताब जो लिखी है ये लिखी है पंडित हरिराम धस्माना जी ने। अगला प्रश्न है, कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, अलकापुरी जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। जो मनुष्यों को जो आदि पूर्वज थे, जो मनु थे, ठीक है, इनका भी जो निवास स्थान है वो अलकापुरी ही है। और अलकापुरी जो है ये कुबेर की राजधानी है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो अलकनंदा को ऋग्वेद में हिरण्यवती कहा गया है। आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, क्योंकि नाम काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराखंड में पूछे जाते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या था या इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। जैसे उत्तरकाशी की हम बात करें तो उत्तरकाशी का एक प्राचीन नाम की हम बात करें तो बाड़ाहट भी है। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्णाव्रत भी उत्तरकाशी के लिए ही बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, इतिहासकार फरिश्ता जिसने गंगा यमुना नहर को स्वर्ण भूमि कहा है, किस वंश के समकालीन था? देखिए, एक इतिहासकार था जिसका नाम था फरिश्ता, उसने गंगा यमुना नहर को स्वर्ण भूमि कहा, यानी कि सोने की ज़मीन कहा था। किस वंश का था वो मुगल वंश के समकालीन था। ठीक है फ्रेंड्स, मुगल कालीन एक इतिहासकार था। ब्यास गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, ब्यास गुफा जो है ये सरस्वती नदी के तट पर है, बद्रीनाथ के पास ये है। ठीक है फ्रेंड्स, बद्रीनाथ के पास ये स्थित है। सरस्वती नदी जो है ये रतकोना ज़िले से आती है। रतकोना एक जगह है चमोली में, वहाँ से ये आती है और अलकनंदा में आकर ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के तट पर स्थित है हमारा क्वेश्चन है, ब्यास गुफा। सरस्वती और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस काल को त्रेता युग भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एक पेपर में पूछा गया था कि त्रेता युग किस काल को कहा जाता है। तो जो रामायण काल था उसको त्रेता युग कहा जाता है, और जहाँ पर श्री कृष्ण थे या जो महाभारत काल था उसको द्वापर युग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। वशिष्ठ गुफा किस पर्वत पर स्थित है? तो देखिए वशिष्ठ गुफा जो है ये विशोन पर्वत या विशोम पर्वत पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। वशिष्ठ गुफा बोले, वशिष्ठ कुंड बोले या वशिष्ठ आश्रम बोले, सभी के सब विशोम पर्वत टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी देवप्रयाग में। ठीक है फ्रेंड्स। और लक्ष्मण ने कहाँ पर तपस्या की थी? तपोवन में उन्होंने अपनी तपस्या की थी अपने अंतिम समय में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो केदारनाथ को प्राचीन नाम क्या कहा गया है? भृंगतुंग कहा गया है। या फिर केदारनाथ को पुराणों में क्या कहा गया है? भृंगतुंग केदारनाथ को बोला गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके लिए आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा जो था सुबाहु, इसकी राजधानी कहाँ पर थी आपने ये हमको बताना है। तो इसकी राजधानी थी श्रीनगर में। ठीक है फ्रेंड। श्रीनगर को सुबाहुपुर भी बोला जाता था क्योंकि ये इसकी राजधानी थी, तो इसको सुबाहुपुर भी बोला जाता था, या फिर श्री क्षेत्र भी इसको कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। जो ये सुबाहु था इसी के समकालीन एक और राजा था, एक और शक्ति थी उस समय की। देखिए एक शक्ति तो यही थी उस समय की, महाभारत के काल के सुबाहु। एक और शक्ति थी राजा विराट। ठीक है फ्रेंड्स। विराट की राजधानी कहाँ थी? विराटगढ़ में थी। ठीक है। चौरानी पर्वत पर ये स्थित है, जौनसार भावर के क्षेत्र में। और इसी विराट की पुत्री जो थी उत्तरा, उसका विवाह होता है अभिमन्यु से, जो कि अर्जुन का पुत्र था। अगला प्रश्न है, कर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो कर्णाश्रम का वर्तमान नाम है चौकी घाट, जो कि पौड़ी जिले में कोटद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चौकी घाट, जिसको कर्णाश्रम के नाम से यही जाना जाता है। शकुंतला जो कि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, उसका विवाह यहाँ पर हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ होता है, जिनका पुत्र होता है भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। तो चौकी घाट किस नदी के तट पर है? कर्ण आश्रम आपने ये बताना है। तो यह है मालिनी नदी के तट पर स्थित है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर के द्वारा इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? तो जो जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, उससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में यक्षों का निवास था। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस स्थान को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं पापों का विनाशक कहा गया है? तो किस स्थान को कहा गया है? देवप्रयाग को। देवप्रयाग को तीर्थों का शिरोमणि यानी कि तीर्थों का भी तीर्थ बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स। जब महाभारत काल में ऋषि सौम्य ऋषि जो थे वो युधिष्ठिर को इनके बारे में बता रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 18वां, कार्तिकेय भगवान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कार्तिकेय भगवान जो कि शिव भगवान के पुत्र थे, इनका जन्म जागेश्वर धाम में होता है, अल्मोड़ा में। जागेश्वर धाम ये जटा गंगा के तट पर स्थित है। कई बार पूछ लेता है कि जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जटा गंगा के तट पर स्थित है। शिव जी ने यहीं पर तपस्या की थी और यहीं पर कार्तिकेय भगवान जी का जन्म होता है। ठीक है। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है। कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? तो आपको यहाँ पर बताना है, कालसी शिलालेख की खोज की थी मिस्टर फॉरेस्ट ने 1860 में। जो कालसी शिलालेख है यह जो मौर्य वंश का शासक था अशोक, ठीक है, अशोक महान जो था, उसका 257 BC का ये एक अभिलेख है। कई बार डायरेक्ट सन पूछ लेता है। एक तो ये पूछेगा कब की थी, 1860 में। किसका अभिलेख है? अशोक का। कब का अभिलेख है? 257 BC का ये अभिलेख है अशोक का। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी भाषा क्या है, कई बार पूछ लेता है। तो कालसी अभिलेख की भाषा है पाली। ठीक है फ्रेंड्स। और इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ का जो क्षेत्र था, जो कोलिंद थे उस समय के, वो मौर्यों के अधीन थे। ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ये क्वेश्चन बन गया, किस अभिलेख से पता चलता है कि जो कोलिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे? तो वो पता चलता है कालसी के शिलालेख से। ठीक है। पाली भाषा में ये लिखा गया है और लिपि इसके अंदर जो यूज़ हुई है वो है ब्रह्म लिपि। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रह्म लिपि जो इसमें है यूज़ की गई है। कालसी की अगर हम बात करें तो कालसी का जो प्राचीन नाम है वह है कलकूट। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर से मैं बोल रहा हूँ। जो हमने लिखा है ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहे हैं ये भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। कालसी किन नदियों के तट पर स्थित है? तो देखिए टोंस नदी और यमुना नदी के तट पर स्थित है कालसी। ठीक है फ्रेंड्स। और इस अभिलेख में जो यहाँ के जो लोग थे उनके लिए कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, पुलिंद। उनके लिए कहा गया है पुलिंद। और जो यहाँ का क्षेत्र था, क्षेत्र के लिए कहा गया है अपरांत। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कालसी अभिलेख में यहाँ के लोगों के लिए क्या कहा गया है, तो लोगों के लिए कहा गया है पुलिंद और क्षेत्र के लिए कहा गया है अपरांत। ठीक है फ्रेंड्स। यमुना और टोंस नदी के संगम पर ये स्थित है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इससे देखे। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख जो मिला है ये लाखा मंडल से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। इससे यह पता चलता है शिलालेख से कि इस स्थान पर यादवों का राज्य था। ठीक है फ्रेंड। यादव जो थे, यादवों के राज की जो पुष्टि होती है वो लाखा मंडल के जो शिलालेख है। किसका शिलालेख है? वो राजकुमारी ईश्वरा का। अल्मोड़ा सिक्कों का संबंध किन शासकों से है? तो अल्मोड़ा के जो सिक्के हैं उनका संबंध है कुडिंद शासकों से। ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ये श्रीनगर संग्रहालय में रखे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरे ये किस संग्रहालय में रखे गए हैं ये भी कई बार पूछ लेता है। तो जो ब्रिटिश संग्रहालय है एक लंदन में, वहाँ पर इनको रखा गया है। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर की रुद्रशिव मंदिर से प्राप्त त्रिशूल लेख में किन राजाओं के नाम है? यहाँ पर ये लेख होगा। तो त्रिशूल लेख में किन राजाओं के नाम हैं? तो दो राजाओं के नाम हैं, एक है नागपति नाग और एक है अशोक चल। इन दो राजाओं के नाम वहाँ पर हैं। 12वीं सदी में अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब्जा किया था, उत्तराखंड पर अटैक किया था। ठीक है फ्रेंड्स। और नागपति नाग, तो इन दो राजाओं के नाम उस त्रिशूल लेख में मौजूद हैं। यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो यमुना नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था शील वर्मन ने। ठीक है फ्रेंड्स। राजकुमारी ईश्वरा के लेख में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख है लाखा मंडल से जो मिला है उसमें से हमें 12 राजाओं के नाम का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारे आज का ये लेक्चर। इसमें हमने टॉप 24 क्वेश्चन जो आदि ऐतिहासिक काल से थे उनको हमने इसमें डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है जीके रेवोल्यूशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अब ऐतिहासिक काल के पार्ट 2 की, जिसमें हम कुडिंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजा, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको वहाँ पर देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।